डियर स्टूडेंट्स, आज हम फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम की बात करेंगे जो वैद्युत अपघटन से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत अपघटन की बात की थी। वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि विद्युत के प्रभाव से किसी आयनिक पदार्थ का अपघटन होना। अपघटन का मतलब टूटना। विद्युत के प्रभाव से किसी आयनिक पदार्थ का टूटना। तो टूटेगा किस में? आयनिक पदार्थ है तो वो आयन्स में टूटेगा, धनायन और ऋणायन बनेंगे। तो विद्युत अपघटन होता है, उसमें किस तरीके से कितना पदार्थ इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा और विद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संबंध में फैराडे ने दो नियम दिए थे। जिसमें फैराडे का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई या किसी पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब क्या है? हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेके देखते हैं कि एक शेल लेते हैं। शेल क्या होता है? जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बैटरी से जुड़े हुए रहते हैं और उस जो इलेक्ट्रोड जिसमें डिप रहते हैं वो सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन किसका होता है? वो आयनिक पदार्थ का सॉल्यूशन होता है और इस आयनिक पदार्थ का सॉल्यूशन होता है और जो आयनिक पदार्थ इसमें होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है? कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है उस पे या तो कोई धातु या गैस कलेक्ट होगी या कोई पदार्थ या कोई धातु या कोई गैस मुक्त होगी। तो फैराडे के प्रथम नियम में क्या बताया गया है कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में कोई शेल लिया अपन ने, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की और अपने विद्युत अपघटन की क्रिया करवाई। यदि विद्युत अपघटन की क्रिया हम करवाते हैं तो हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या विद्युत देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है या मुक्त होता है, एक इलेक्ट्रोड पे एकत्रित होगा, दूसरे पे मुक्त होगा, तो वो पदार्थ जो है या एकत्रित या मुक्त जो भी पदार्थ होगा वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा जो प्रवाहित करते हैं उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। और विद्युत धारा की जो मात्रा होती है उसको हम Q के रूप में डिनोट करते हैं और जो पदार्थ डिपॉजिट होता है या पदार्थ की जो मात्रा मुक्त होती है उसको हम W, उसकी जो वेट होता है उसको W के द्वारा डिनोट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई या मुक्त हुई मात्रा जो होती है वो विद्युत की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। W समानुपाती Q यहाँ पे लिखा गया है। अथवा जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को, समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटाएंगे तो हम कोई कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे हमने Z लिया है, W इक्वल टू ZQ। इसमें W अभी मैंने आपको बताया कि मुक्त हुए पदार्थ की ग्राम में मात्रा है और Q विलयन में प्रवाहित हुई विद्युत की मात्रा है और जिसकी इकाई होती है कूलाम। और Z जो है वो एकत्रित हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये एक कांस्टेंट है जो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है और इसका नाम है, अपन ने रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब इस कांस्टेंट को हमें यदि डिफाइन करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम कोई भी इक्वेशन को में किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो उसके साथ जो भी टर्म्स होती हैं उनको यूनिट कर देते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम विद्युत की जो मात्रा प्रवाहित होती है उसको 1 कूलाम मान लें, इकाई मान लें, देन W इज इक्वल टू Z या Z इज इक्वल टू W, ओमेगा जैसा लिखा है ये। देन किसी पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z को परिभाषित कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो उसके साथ वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं, उनको यदि हम इकाई कर दें और उसके बाद अपन जो वैल्यू आती है वो उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो इसी के आधार पे हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि विद्युत की प्रवाहित
मात्रा जो होती है वो यदि Q है उसको 1 करते हैं, 1 कूलाम करते हैं, तो हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक को कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी पदार्थ के विलयन में 1 कूलाम विद्युत धारा के प्रवाह से मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है वह उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। किसी दिए गए समय t में किसी विलयन में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, इसे निम्न समीकरण द्वारा हम दर्शा सकते हैं। अब मात्रा है, विद्युत की मात्रा है, उसका समय के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो Q = I T, और I है विद्युत की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको I से और रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो Q = I T। जब किसी विलयन में 1 एम्पियर विद्युत की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, उसी तरीके से इसको डिफाइन कर देंगे कि कूलाम को डिफाइन करना है तो कैसे हुए, अपन अब इसमें इसको 1 कर दें और इस T को 1 कर दें तो हम 1 कूलाम को डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा और समय 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उस विलयन में जो विद्युत का प्रवाह होगा, वो विद्युत की जो मात्रा होगी वो 1 कूलाम होगी। अतः विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, जो ऊपर कहा था उसकी जगह Q की जगह हम IT यूज करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के विलयन में से कोई भी पदार्थ है उसका जो सॉल्यूशन है उसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने में मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और ऊपर जो इक्वेशन है ओमेगा और W = ZQ, उसमें Q की जगह हम Q की वैल्यू रख देते हैं IT, देन इक्वेशन W और ओमेगा, कई जगह ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह W से, क्योंकि वेट को रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, वेट एंड मास में भी डिफरेंस होता है। मास किसी पदार्थ की मात्रा होती है कि उसमें वह पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है, और वेट यदि उसको गुरुत्वाकर्षण बल को शामिल कर लें तो वो वेट हो जाता है। W = ZIT, इक्वेशन हो गई और ये फैराडे का फर्स्ट नियम हो गया। अब हम फैराडे के दूसरे नियम की बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। पहले नियम में क्या बताया कि विद्युत की मात्रा जितनी प्रवाहित करेंगे पदार्थ की मात्रा उतनी ही वहाँ पे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगी। वो मात्रा या उसका मास जो होगा वो विद्युत की प्रवाहित मात्रा के समानुपाती होगा, ये बात बताई। अब हम दूसरे नियम में फैराडे बताता है कि यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघटों में से प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उसके तुल्यांकी भारों या तुल्यांकी शहतियों इक्विवेलेंट मास के समानुपाती होती है। इसको हम एक एग्जांपल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास 2 शेल है, ठीक है, एक कॉपर का है, एक सिल्वर का है, 2 अलग अलग शेल हैं। अब ये 2 अलग अलग शेल हैं, इनमें यदि अपन विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक में AgCl वाला हो जाएगा और एक के अंदर कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे, तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये कहता है कि विद्युत की यदि समान मात्रा को विद्युत अपघटों में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं अलग अलग, जैसे एक में कॉपर का है, एक में सिल्वर का है, तो कॉपर वाले में कॉपर, सिल्वर वाले में सिल्वर, तो उनकी जो मात्राएं डिपॉजिट होती हैं वो उनके तुल्यांकी भारों के या इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती। डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा W और ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ओके, इक्विवेलेंट वेट। और इसी इक्वेशन को हम अलग तरीके से यदि करें तो अपन ऐसे लिख देंगे W = यानी कांस्टेंट E, एंड वी कैन राइट W और ओमेगा, E को इस साइड में लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ओमेगा डिवाइड बाई E एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। देन वी कैन कंपेयर 2 different electrodes,
we can say one electrode by 1 and second represented by 2, then W1 or omega 1 divided by E1 is equal to W2 divided by E2, एंड W1 या ओमेगा 1 कुछ भी आप बोल सकते हो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यदि एक श्रेणी का मतलब एक ही साथ कई इलेक्ट्रोड्स को अपन एक लाइन में जोड़ दें, यदि एक श्रेणी में व्यवस्थित विभिन्न पदार्थों के विलयन अर्थात विभिन्न वोल्टामीटरों में समान विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया जाए, तो कैथोडों पर एकत्रित होने वाली, कैथोड पे जो हाइड्रोजन एकत्रित होगी, कैथोड पे कॉपर एकत्रित होगा, कैथोड पे सिल्वर होगा, कैथोड पे टिन होगा, उनकी जो मात्राएं होंगी वो तुल्यांकी भारों या तुल्यांकी सहनतियों के अनुपात में होंगी, तुल्यांकी भार के अनुपात में होंगी। कैथोड पर एकत्रित होने वाले हाइड्रोजन मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट है तो हाइड्रोजन होगी, कॉपर का होगा तो कॉपर होगी, सिल्वर वाला होगा तो सिल्वर होगी, टिन का होगा तो टिन होगी। तो उनकी जो मात्राएं इलेक्ट्रोड पे लेकिन जो डिपॉजिट होगी वो मात्राएं, उनकी मात्रा उनके तुल्यांकी भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इफ़ यू कंपेयर कॉपर इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड, देन वी कैन राइट कि कॉपर की एकत्रित मात्रा डिवाइडेड बाई सिल्वर की एकत्रित मात्रा, जैसे ऊपर अपने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज इक्वल टू कॉपर की तुल्यांकी सहनति और डिवाइडेड बाई सिल्वर की तुल्यांकी सहनति। इस प्रकार सिल्वर की एकत्रित मात्रा बटा टिन की एकत्रित मात्रा, वो भी जोड़ रखा है अपने, टिन का भी जोड़ दिया, दैट इज सिल्वर। कोई भी दो को कंपेयर करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है। वोल्टमीटर से जोड़ दिए, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो इसमें H2 गैस होगी, यहाँ कॉपर सल्फेट है, कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड पे, कौन से इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे, और यहाँ AgNO3 है तो कैथोड पे Ag डिपॉजिट होगा, SnCl2 है तो इसमें Sn डिपॉजिट होगा, NiSO4 है तो निकल डिपॉजिट होगा। कैथोड पे बोला है मैंने, क्यों? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग हो, और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसमें से मेटल आयन के रूप में इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जाती है, और जिस पे रिडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट से मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, रिडक्शन होता है तो वो कैथोड होता है। इसलिए इसमें जगह जगह ये लिखा हुआ है कि कैथोड पे जो डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो मेटल किस पे डिपॉजिट होती है, कैथोड पे। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस अपन विद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस ऊपर जो डायग्राम मैंने आपको भी बताया उसमें वोल्टामीटर विद्युत धारा को इतनी देर तक प्रवाहित किया जाए कि हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 ग्राम तुल्यांक कितना होता है, 1.008 एकत्रित हो जाए। यदि इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसकी, तो उस स्थिति में प्रत्येक कैथोड पर एकत्रित धातुओं की मात्रा उसकी तुल्यांकी सहनति, क्योंकि हाइड्रोजन का 1.008 है तो अपने 1 ग्राम तुल्यांक के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की तो 1 ग्राम तुल्यांक डिपॉजिट हो जाए। तो इसके श्रेणी क्रम में जो भी इलेक्ट्रोड जोड़े हुए हैं उन इलेक्ट्रोड्स पे भी उस जो धातु है उसके तुल्यांकी भार के इक्वल मेटल डिपॉजिट होगी। इस प्रक्रिया में विलयनों में 96,484.56 कूलाम विद्युत की मात्रा प्रवाहित होती है, मतलब 1 फैराडे, दैट इज 1 फैराडे। इतने कूलाम को 1 फैराडे बोलते हैं। 96,484.56 को अपन 1 फैराडे कहते हैं। तो 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करते हैं तो 1 ग्राम तुल्यांक किसी, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ के विलयन में यदि 1 फैराडे विद्युत को प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई उस पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। अब हाइड्रोजन का है तो उसमें 1.008 होगा, यदि सिल्वर का है तो 108 होगा। सब पे अलग अलग जो है उसका जो तुल्यांकी भार होगा उसके अनुसार डिपॉजिट होगा। इसके बाद फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।